हेलो फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरे ट्यूब के बारे में और हमने एक्सरे ट्यूब के अंदर हमने कैथोड असेंबली कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ा। आज की क्लास में एनोड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में एनोड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये एक्सरे ट्यूब है और इसमें हमने देखा था कि ये कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब है। आज के चैप्टर में हम एनोड के बारे में पढ़ने वाले। एनोड एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक्सरे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक्सरे ट्यूब का जो क्लासिफिकेशन है, एक्सरे ट्यूब का क्लासिफिकेशन ये एनोड कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया जाता है। एनोड के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर एक्सरे ट्यूब दो प्रकार की होती है। एक तो स्टेशनरी, एनोड एक्सरे ट्यूब, और दूसरी होती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। यानी एनोड की स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सरे ट्यूब को दो भागों में बांटा जाता है, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, यानी कोई मूविंग पार्ट नहीं हुआ। तो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड होता है वो मूवमेंट नहीं करता, वो कोई गति नहीं करता, वो स्थिर होता है। जैसे ये आपके सामने डायग्राम बनाया गया है, ये स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का ही है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड जो स्ट्रक्चर है वो एनोड है वो मूव करता है। एक स्टेयर होता है जिसके साथ एक डिस्क होती है जो इसके सापेक्ष में करती है, मूवमेंट करती है, गोल गोल इसके सापेक्ष होती है, घूमती है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है एक्सरे ट्यूब का वो एनोड की स्ट्रक्चर के आधार पर ही किया जाता है। इसमें सबसे पहला है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या काम करता है, कौन से मटेरियल इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, सारी चीजें हम क्या करते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, यानी वो एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड क्या होता है स्टेशनरी होता है। जिसमें एनोड क्या होता है स्टेशनरी होता है। तो देखिए, इसका एनोड कैसे होता है, इसका एनोड इस तरीके से होता है। इसमें एक मैसिव कॉपर ब्लॉक होता है। क्या होता है, एक कॉपर का बड़ा ब्लॉक, मैसिव बड़ा ब्लॉक होता है। इसके अंदर एक टंगस्टन की डिस्क धसी हुई होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये कॉपर ब्लॉक हो गया और ये टंगस्टन की डिस्क बोल दो या टंगस्टन का ब्लॉक बोल दो। एक टंगस्टन का ब्लॉक इसके अंदर क्या होता है धसा हुआ होता है। एक बड़े कॉपर के ब्लॉक के अंदर छोटा टंगस्टन का टुकड़ा धसा होता है। और जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो स्ट्रिक्टली इस टंगस्टन डिस्क के ऊपर ही आके गिरते हैं। यानी जो फोकल स्पॉट बनता है वो फोकल स्पॉट टंगस्टन ब्लॉक के ऊपर ही बनता है। इलेक्ट्रॉन की टक्कर इसके ऊपर टंगस्टन ब्लॉक के ऊपर ही होती है। अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो फ्रंट से इस तरह से दिखाई देगा कि ये कॉपर का ब्लॉक है और इसके अंदर टंगस्टन का ब्लॉक या डिस्क होगी। इसके अंदर क्या होती है धसी हुई होती है। इसके अंदर ये धसी हुई होती है। अगर इस टंगस्टन ब्लॉक है, जो टंगस्टन का ब्लॉक है, अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी डायमेंशन ये इस प्रकार से होती है। ये 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस 2 से 3 मिलीमीटर की होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 मिलीमीटर की होती है। यानी एक टंगस्टन की ये क्या होती है ब्लॉक होता है जो 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और
इसकी मोटाई कितनी है? 2 से 3 मिलीमीटर होती है। और इसको उठा के ऐसे कैसे कॉपर ब्लॉक के अंदर इसको धसा दिया जाता है, इसके अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है, इसके अंदर फंसा दिया जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पर गिरते हैं। ये टंगस्टन का हो गया। आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि फिलामेंट जब लेते हैं, फिलामेंट जैसे इसके बॉक्सिंग का हो गया, ये फिलामेंट का वायर है, ये भी टंगस्टन वायर ही होता है। किसका होता है? टंगस्टन का वायर होता है। और यहाँ पर जो टारगेट या एनोड है, देखो एनोड को हम टारगेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टारगेट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर इस पर टक्कर करते हैं, ये टारगेट की तरह से बिहेव करता है। जैसे हम बॉल फेंकेंगे दीवार पे तो हमारा टारगेट क्या है? वो दीवार होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर बॉल समझे तो ये कहां पर आकर टक्कर करती है? ये टंगस्टन पर आकर टक्कर करती है। तो इसलिए हम टारगेट भी बोल देते हैं। तो जहां पर भी टारगेट बोला जाएगा आप वहां पे उसका मतलब होगा एनोड के बारे में बात हो रही है। तो टारगेट के रूप में टंगस्टन काम लेते हैं। अब वही क्वेश्चन कि टंगस्टन कोई एनोड मटेरियल या टारगेट के रूप में क्यों काम लेते हैं? वाई यूज्ड, क्यों काम लेते हैं? तो देखिए बहुत सारे कारण। फर्स्ट कारण है इसका हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। यानी नाभिक के अंदर, ये नाभिक है, जैसे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं जैसे, तो नाभिक के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो सबसे पहला इसका एटॉमिक नंबर हाई है। कितना होता है? टंगस्टन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 होता है, 74 होता है। जो इसको क्या कहता है? एक्सरे प्रोडक्शन के लिए मोर एफिशिएंट बनाता है। इसको क्या बनाता है? मोर एफिशिएंट फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। यानी एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो एक्सरे का प्रोडक्शन ज्यादा दक्षता से होता है, मोर एफिशिएंट होता है। क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंटरेक्शन उसके अंदर हम ये जो एक्सरे प्रोडक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का टारगेट के साथ इंटरेक्शन की इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे डिटेल से। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से एक्सरे प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा दक्ष होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स आकर टंगस्टन टारगेट पर टक्कर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ऐसी धातु चाहिए जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ज्यादा हो। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कितना होता है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3370 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस कारण से क्या होती है? ये ज्यादा अच्छी सुटेबल धातु है, पिघलेगी नहीं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो हमने फिलामेंट पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा इसका हाई होता है। तो ये दूसरा कारण है जिस कारण से हम क्या करते हैं? इसको टंगस्टन टारगेट के रूप में हम इसको लेते हैं। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये टंगस्टन का ब्लॉक धसा हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर टक्कर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट उत्पन्न होती है। तो टंगस्टन है ये हीट के एब्जॉर्प्शन के लिए एक गुड मटेरियल है। इसके लिए गुड मटेरियल फॉर हीट एब्जॉर्प्शन। हीट के एब्जॉर्प्शन के लिए एक अच्छा मटेरियल या अच्छी धातु ये मानी जाती है हीट के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो तीसरा कारण ये कि ये इस पर यहाँ पर आके जैसे इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो खूब सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है अपने अंदर। क्या करता है? एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और चौथा, एब्जॉर्ब करने से काम नहीं चलता, उसके बाद में क्या करना चाहिए? इसको रैपिड इसका डिसिपेशन भी होना चाहिए। यानी इसको पीछे दे दे या तो जैसे कॉपर ब्लॉक को दे दे या एनवायरमेंट के अंदर इसको रेडिएट कर दे। तो इसमें क्या होता है? हीट का जो डिसिपेशन होता है, रैपिड डिसिपेशन ऑफ हीट, यानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको फैलाने का काम भी क्या करता है? रैपिडली करता है, बहुत ही तेजी से करता है। तो
तो ये कुछ कारण है जिन कारण से क्या होता है इसका इसको क्या करते हैं, कारण जो क्या होता है जिसके कारण से इसको हम क्या करते हैं टारगेट मटेरियल के रूप में हम काम में इसको लेते हैं, इसको क्या करते हैं टारगेट मटेरियल के काम में लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो फिर कॉपर ब्लॉक आप क्यों काम में ले रहे हो? यहाँ पे आप पूरे ब्लॉक को टंगस्टन का ले लो ना। यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे से पढ़ा है कि कॉपर का ब्लॉक होता है जिसमें टंगस्टन की डिस्क धसी होती है, तो फिर आप ये कॉपर का ब्लॉक ये क्यों काम में ले रहे हो? तो देखिए माना कि ये टंगस्टन है, ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और रेपिडली इसको डिसिपेट भी करता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहे हो, यानी रेपिड अगर बहुत ज्यादा जो वर्क बहुत ज्यादा जो रिपीटेड एक्सपोजर है, बार बार एक्सपोजर हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बार बार पीछे इसको डिसिपेट करना है, इस कंडीशन के अंदर टंगस्टन ज्यादा अच्छा मटेरियल नहीं माना जाता। जैसे आप समझ गए हो कि सिंगल एक्सपोजर या कुछ कम मात्रा में एक्सपोजर हो रहे हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और आसपास में फैला भी देगा अच्छे से, लेकिन जब रिपीटेड एक्सपोजर की संख्या बहुत ज्यादा हो उस कंडीशन के अंदर ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं माना जाता, हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता, वहां पर ये फेल हो जाता है। तो फिर गुड कंडक्टर कौन है? कॉपर है वो, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट को ये कॉपर अच्छे से फैलाता है। लेकिन कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1070 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होता है। कितना होता है? 1070 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होता है। और मैंने आपको बताया था एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर जो हीट का प्रोडक्शन होता है लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच जाता है। इतने के अंदर एक सिंगल एक्सपोजर के अंदर अगर हम कॉपर की डिस्क पूरा कॉपर का ही लेंगे ब्लॉक, तो एक सिंगल एक्सपोजर के अंदर ये क्या होगा? पिघल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? पिघल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉपर का बड़ा ब्लॉक लेते हैं, इसमें टंगस्टन को टारगेट रूप में काम में लेते हैं। अब जैसे ही एक्सरे का बार बार में टारगेट पे जो इंटरेक्शन हो रहा है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से क्या करेगा, ये कॉपर को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि कॉपर की हीट कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बढ़िया होती है। तो यहाँ पे हमारे दोनों काम हो गए। टक्कर के रूप में हमने टंगस्टन काम में ले लिया जो जल्दी पिघलेगा नहीं, और हीट के ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर के लिए हमने क्या कर लिया? कॉपर ब्लॉक काम में ले लिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेशनरी एनोड के अंदर एक कॉपर ब्लॉक काम में लिया जाता है। और ज्यादा वर्कलोड है तो इस कॉपर को भी हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर पाइप लगा देते हैं, जैसे इसके अंदर इसको एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग के द्वारा भी इससे हीट क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इससे हीट को बाहर निकाल लिया जाता है। इसकी वजह से एक चीज और है, देखिए ये तो आपको पता है, आपको जैसे पढ़ाया था, आपको जो एक्सरे ग्लास एनवलप पढ़ाया था, उस ग्लास एनवलप पे मैंने बात बताई थी कि कनेक्टिंग वायर को हम जब पायरेक्स ग्लास से जोड़ते हैं तो मैं बताया था कि पायरेक्स ग्लास अलग रेट से फैलेगा और ये जो कनेक्टिंग वायर है ये अलग रेट से फैलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर पदार्थ को गर्म करने पर उसका फैलाव अलग अलग होता है, उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जैसे गर्म होंगे तो कॉपर का एक्सपेंशन कोफिशिएंट या प्रसार गुणांक अलग है, टंगस्टन का अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपर और टंगस्टन की जो बॉन्डिंग है या इनके बीच में हमने जो बॉन्ड बनाया है, इनको हमने जोड़ा है या चिपकाया है किसी चीज से, तो ये बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर ये अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे हम एक्सपोजर करेंगे तो इनका फैलाव अलग अलग रेट से होगा, तो टंगस्टन की डिस्क क्या होगी, अलग रेट से फैलने के कारण यहाँ से निकल के नीचे गिर जाएगी, यानी एक्सरे ट्यूब आपकी खराब हो जाएगी। तो इस बॉन्डिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और इस कॉपर स्टेशनरी एनोड के अंदर जो ये हमने जो एनोड एंगल दिया है, ये एनोड एंगल 6 से लेके 20 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास से लेके 15 डिग्री के आसपास ये एनोड एंगल इसके अंदर रखा जाता है, ये एनोड एंगल इसके अंदर रखा जाता है। तो ये स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का जो बेसिक चीज है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट जो जितनी बनती है वो सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी है इसके अंदर। इसके बाद में दूसरा है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक
टंगस्टन की डिस्क लेते हैं, हम क्या करते हैं, टंगस्टन की डिस्क लेते हैं, और ये हो गई टंगस्टन की डिस्क। इसके ये क्या हो गया, जो पीछे जुड़ा हुआ ये स्टेम है, इसके क्या जुड़ा, स्टेम जुड़ा हुआ है। इसके सारे ये क्या करती है, ये इस तरह से राउंड रोटेट करती है, और इसके सामने यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इस किनारे पर गिरते हैं, और यहाँ से एक्सरेज का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ये पूरी से घूमती है, तो किसी भी समय इलेक्ट्रॉन इस जो टंगस्टन डिस्क है, इसके एक पर्टिकुलर एरिया पर नहीं गिरते, ये इसकी पूरी परिधि पर फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से रोटेट करती है। देखो, जो सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि 3600 आरपीएम है, 3600 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, ये सुटेबल माना जाता है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। अगर ये रोटेशन पर मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करें तो आपको पता है एक सेकंड के अंदर कितने, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। इसको रोटेट करेंगे तो 60 यानी 60 रिवोल्यूशन बोल दो, रोटेशन बोल दो, रिवोल्यूशन बोल दो, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड क्या की जाती है, मानी जाती है। लेकिन कुछ सीमाएं होती है, जैसे मैकेनिकल फ्रैक्शन हो गया, ये इनर्शिया हो गया, इन कारण से ये 3600 आरपीएम एक्स, ये जो रोटेटिंग एनोड की डिस्क है, ये अचीव नहीं कर पाती है। तो कितनी होती है, तो ये लगभग 3000 आरपीएम तक ये घूमती है, और ये 3000 आरपीएम ये क्या होता है, ये सुटेबल होता है इसके ऊपर एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। इस कंडीशन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर जो पॉइंट के ऊपर ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फैलाव किसी भी एक्सपोजर में पूरी परिधि के ऊपर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब एफिशिएंट बना ली गई थी, लेकिन जब हाई टेंशन जनरेटर का आविष्कार हुआ तो पावर तो बहुत ज्यादा मिलने लग गई, लेकिन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब से हमें इतना ज्यादा एक्सपोजर, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर और रिपीटेड एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे थे। वहां पर एक लिमिटेशन थी, तो वो एक्सरे ट्यूब खुद थी। एक्सरे ट्यूब खुद इतना पावर नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, हाई टेंशन जनरेटर तो बना लिया था, तो क्यों बना पा रही थी? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बार बार एक्सपोजर होंगे तो इसके पिघलने की संभावना क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इस कारण से एक्सरे ट्यूब को हम ज्यादा पावर नहीं दे पा रहे थे, ज्यादा जो एक्सपोजर हमसे नहीं ले पा रहे थे। इसलिए क्या किया गया, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का आविष्कार किया गया, इसकी खोज, इसको बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसकी जो टंगस्टन इसकी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लार्ज डिस्क होती है, एक बड़ी डिस्क होती है। इस डिस्क के किनारों को झुका हुआ बनाया जाता है, इस तरह से, जैसे आपके घर पे कोई प्लेट होती है जो खाने वाली, उसके किनारे जैसे अंदर की ओर मुड़े होते हैं, उस तरह से इसके क्या होते हैं, किनारे झुके होते हैं, जिन्हें बिवेल्ड एज, बिवेल्ड एज कहते हैं। झुके हुए किनारे इसके बनाए जाते हैं। इसके किनारे पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आके गिरते हैं, तो जैसे आप इसको डिस्क को सामने से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसकी पूरी परिधि के ऊपर फैले हुए होते हैं। इसकी पूरी परिधि पर क्या होते हैं, फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होते हैं। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है।